ओके, तो हमें आज पढ़ना है पर यूनिट सिस्टम के बारे में। अब इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब हम देखेंगे। और ये है क्या पर यूनिट सिस्टम। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, और वो थोड़ा सा आप देखिए सर्किट को। मान लीजिए ये कोई हमने वोल्टेज लगाई 100 वोल्ट्स, या मान लीजिए 50 वोल्ट्स का ये डीसी बैटरी है। एक हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया 5 ओम सपोज कीजिए, और एक और रजिस्टर लगा दिया हमने यहाँ पे 3 ohm, and there's another resistor which is 2 ohm। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे करंट निकाले सर्किट में तो कितना करंट आएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा करंट, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 वोल्ट्स जो है वो इस रजिस्टर में ड्रॉप होगा। ठीक है, 15 वोल्ट्स इस रजिस्टर में ड्रॉप होगा, एंड 10 वोल्ट्स इस रजिस्टर में ड्रॉप होगा। ये बात समझ में आ रही है। और आप देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगर आप इन सबका केवीएल से सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, क्लियर है ये? सर ठीक है, यस सर। तो अगर मैं वोल्ट्स में ना बता करके परसेंटेज में बताऊं कि किसमें कितनी वोल्टेज डिसिपेट हुई है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मान लीजिए ये क्या होगा, ये हमारा 100% कहलाएगा। ठीक है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई की हमने बोल दिया ये 100% है। ठीक है, तो यहां पर ये 5 ओम वाला जो रजिस्टर है इसमें कितनी परसेंट वोल्टेज जा रही है, 50%। ठीक है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, यानी 30%। 30% वोल्टेज यहाँ जा रही है, और बचा हुआ 20% वोल्टेज जो होगी वो यहाँ जा रही है। ठीक है, तो सेम काफी हद तक सेम इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि हम जो भी वोल्टेज लगाएंगे उसका कितना कितना परसेंट जो होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो इस सर्किट की अगर हम बात करें, इस सर्किट में तो हम केवल ये बता सकते हैं कि अगर 50 वोल्ट अगर लगाया तो कितना कितना वोल्ट यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं ऐसे बता दूं एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में सोच के देखो, तो मैं अब यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 100 वोल्ट्स होगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, 50 वोल्ट्स, यहाँ पे कितना जाएगा 30 वोल्ट्स, और यहाँ पे कितना जाएगा 20 वोल्ट्स यहाँ पे जाएगा, अगर मैंने 100 वोल्ट लगाया होता। ठीक है, तो जितना भी हम वोल्टेज दे रहे हैं उसका कितना यहाँ पे जाएगा, कितना यहाँ पे जाएगा, कितना यहाँ पे जाएगा, ये नहीं बता सकते क्या हम? अगर हम परसेंटेज में इसको रेफर कर दे दो और आप खुद निकाल करके देख लो, 100 से डिवाइड करोगे पूरा रेजिस्टेंस को, कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स एंड 20 वोल्ट्स। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ एक बार, ये चीज समझ में आ रही है? अगर हम परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करें तो क्लियर है। तो सेम चीज, या तो आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर लो या सिर्फ फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लो। भाई आपने 100% की जगह अगर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि अगर आप 1 अप्लाई करते हो तो 0.5 यहां जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ग्रीन कलर से इसको बता देता हूं, अगर आपने 1 अप्लाई करा है तो उसका 0.5 यहाँ जाएगा फ्रैक्शन, और यहाँ पे 0.3 फ्रैक्शन जाएगा, और यहाँ पे 0.2 फ्रैक्शन जाएगा। बोलो ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो ये जो हो गया रिप्रेजेंटेशन, जब आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, टोटल वोल्टेज जो हो गया उसका फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज, कितना फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, फ्रैक्शन में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये एक सिस्टम तो हमारा वोल्टेज से ही हो गया, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। एक हमारा परसेंटेज सिस्टम हो गया जो मैंने आपको बोला, और ये जो फ्रैक्शन वाला है इसे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसे हम बोलेंगे पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेजेस को पर यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेजेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वोल्टेज का कितना फ्रैक्शन कहां पर है अवेलेबल। ठीक है, सिमिलरली हम पावर के लिए भी तो कर सकते हैं ना कि ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, उसका कितना फ्रैक्शन यहाँ है, कितना फ्रैक्शन यहाँ है, कितना फ्रैक्शन यहाँ है। ऐसे ही हम इंपिडेंस की भी बात कर सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ इंपिडेंस यहाँ है, कितना इंपिडेंस यहाँ है, कितना इंपिडेंस यहाँ है। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के लिए हो, ये इंपिडेंस कोई भी इंपिडेंस के लिए भी हो सकता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए भी हो सकता है।
ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम पर यूनिट करंट, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट इंपेडेंस, पर यूनिट पावर, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और हम इससे हमें क्या आइडिया लगता है, इससे हमें आइडिया लगता है कि कितना फ्रैक्शन उस चीज का कहां पर अप्लाइड है या कहां से अवेलेबल है। अगर इस आइडिया में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। बोलो जल्दी। सही है सर। है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो हमें पता चल ही गया कि कितना आप अप्लाई करोगे तो कहां कहां पर कितना होगा, हम अब आराम से बता सकते हैं किसी भी डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए। अब हमें क्या करना है, ये पर यूनिट सिस्टम जो है ना, हमें ट्रांसफार्मर के लिए हमें अप्लाई करके देखना है इसको। सर लेकिन जो ये पर यूनिट सिस्टम है ये केवल हमारे वोल्टेज ड्रॉप के लिए काम आएगा ना? वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो आप इससे, इंपेडेंस भी तो नहीं आप निकाल सकते हो ना इससे, कि टोटल इंपेडेंस सर्किट की कितनी होगी 10 ओम, उसका 5 ओम यहाँ पे है तो 5/10 कितना हो गया 0.5, तो 0.5%, 0.5% कहां पर है, यहाँ पर है। 0.3% कहां पर है, यहाँ पर है। 0.3 फ्रैक्शन सॉरी, और 0.2 यहाँ पर है पर यूनिट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.5 पर यूनिट, 0.3 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट, इतना इतना है ये। तो ओवरऑल कहाँ पे कितनी इंपेडेंस है सर्किट की पता चल जाएगी आपको। बोलो। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है ना। ऐसे करंट निकाल लो, करंट देख लो। अभी ये तो सीरीज सर्किट है तो हर किसी में 1 पर यूनिट होगा, करंट कोई फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं क्योंकि सेम ही करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट में रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ पे 1 पर यूनिट हो जाएगा। अगर आप इसी को रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कुछ चेंज हो जाएगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा, डिपेंड करेगा इन रेजिस्टेंसेस पे। ठीक है। ऐसे ही फिर करंट और वोल्टेज पता है तो पावर भी निकल के आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब एक चीज मैं आपको, अब ये सेम चीज हमें क्या करनी है ना, ये हमें ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट करके देखनी है। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, मैं इसकी जगह इक्विवेलेंट सर्किट की जगह वैसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। इट विल सेव अस सम टाइम। तो होगा क्या, ये आपकी एक वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई सपोज, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस, कुछ लीकेज होगा कि नहीं होगा, कॉपर लॉस और कुछ आपका ये लीकेज, कुछ कॉपर लॉस कुछ लीकेज होगा। अब होगा क्या, जब ये वोल्टेज आप V1 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगी E1। फिर जब वो E1 यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है E2 साइड, मतलब E2 मिल रहा है आपको, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी कॉपर लॉस होगा और कुछ लीकेज होगी, और वो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इससे आपको V2। ठीक है। तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप होगी। तो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उसका कुछ पार्ट तो ड्रॉप हो रहा है ना, जैसे ये वोल्टेज अगर आपको मिल रही है तो इसका पार्ट कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ये मिल रहा है। तो आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो ना यहाँ पे कि कितनी वोल्टेज आपको यहाँ मिली थी, उसका कितना फ्रैक्शन यहाँ पे मिल रहा है। मान लीजिए आपको 1 पर यूनिट यहाँ पे मिला था वोल्टेज, और जो आउटपुट पे अवेलेबल है वो 0.89 है। इसका मतलब 89% वोल्टेज जो है वो आपको लोड को मिलेगी, 11% जो हो गया वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया वोल्टेज का। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोलो जल्दी से। सर दोबारा। देखो, अगर यहाँ पे आपको E2 कुछ वैल्यू मिल रही है, E2 अगर आपका 1 पर यूनिट आपने मान लिया, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये 0.11 आ रहा है और ये 0.89 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज की अगर हम बात करें पर यूनिट, ये वोल्टेज की वैल्यूज है पर यूनिट, तो हम ये बोल रहे हैं कि 0.89 टाइम्स जो है इसका टोटल का, वो आपको लोड के अवेलेबल है। मतलब एक काम करो, इसे 90 ले लो, 0.90 ले लो, इसको 0.1 कर लो। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 10%, 100 से मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 90%, अगर यहाँ पे E2 पे आपको 100 वोल्ट मिल रहा था तो 90 अवेलेबल है लोड पे, और 10% तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी आपके कॉपर लॉस और लीकेज की वजह से, 10% वोल्टेज तो बेकार हो गई। ठीक है। तो जो भी आपको मिली थी उसका 90% ही अवेलेबल है जो यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करोगे उसके लिए। बोलिए, अभी समझ में आया? ठीक है सर। ऐसी जी। प्राइमरी में कि आपने जो अप्लाई करी थी उसका कुछ पार्ट ही इसको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है वोल्टेज का। ऐसे करंट के लिए भी निकाल सकते हैं
ये जो इम्पिडेंस है ये कितना इम्पिडेंस है ये हम निकाल सकते हैं, कितना परसेंट ये इम्पिडेंस कंस्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच है, उसमें हम बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल इस सर्किट के बारे में या ट्रांसफार्मर के बारे में। इन जनरल हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, लगभग कितनी कितनी है, कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो हमें एक बेटर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्रांसफार्मर गिवन है, उसकी वैल्यूज भी आपको नहीं पता है, तो भी आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया खुद से लगा लोगे कितने परसेंट वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन सर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो E2 कभी 1 PU नहीं हो सकता। वो हम देखेंगे कि वो कैसे 1 PU होगा या क्या होगा, वो हम एक चीज और अभी देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हमें जो सुविधा मिलेगी, ऐसा ये तो क्लियर हो गया ना, मैंने क्या बोला अभी, यस सर। है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख लो कि जैसे आप ये जो इम्पिडेंस होता है ना, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो आप इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, या इस इम्पिडेंस को अगर इधर रेफर करोगे तो फिर तुम्हें ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो, ये भी हमने देखा था ना। तो दोनों तरफ इम्पिडेंसेस क्या हैं, अलग अलग हो जाएंगी, मतलब सेम वैल्यू रेजिस्टेंस की अगर यहाँ पे 1 ओम है तो वहां पे जाके कुछ और हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी साइड में जाके कुछ और हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप पर यूनिट में निकालोगे तो पर यूनिट में आप देखोगे कि जितनी वैल्यू इंपिडेंस की यहाँ पर है पर यूनिट में, उतनी ही वैल्यू इंपिडेंस की यहाँ पे होगी। तो आप पूरी की पूरी इंपिडेंस किधर भी नाप लो, मतलब पर यूनिट में अगर वैल्यूज मेंशन कर दोगे आप इसकी ट्रांसफार्मर की इंपिडेंसेस की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरफ रेफर कर लो, आपको जो भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है वो भी निकल जाएगी, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचो कि हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर पर यूनिट में पता चल गया तो वो सब भी मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को समझो कि ये कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम इम्पिडेंस को किसी भी तरफ रेफर करें और वो सेम हो, हमें उसको स्केल नहीं करना पड़ रहा है, ना स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ना डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज में बेसिकली आपको बता रहा है। ठीक है, तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारी की सारी ये जो इम्पिडेंस है वो इकट्ठा हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली हम इन दोनों को क्लब करके एनालाइज कर सकते हैं पर यूनिट में, मतलब पर यूनिट में एनालाइज करने के आपको फायदे भी मिलेगा कि आपको इम्पिडेंसेस को बार बार स्केल नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? अगर कोई नो डाउट है, सर। ठीक है, तो ये इसका मेन बेनिफिट है। और देखो, खुद सोच के देखो जरा, ये पावर सिस्टम आपका है इस सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में? सर फोर्थ में। हाँ, तो देखो जरा यहाँ पे बच्चों, होता क्या है कि हमारे घर के बाजू में बिजली बनती है क्या? नहीं, बड़े बड़े जो ऑल्टरनेटर्स होते हैं या पावर प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, वहां पर पावर प्लांट्स में बहुत बड़े जनरेटर होते हैं, ऑल्टरनेटर होते हैं, और वहां से हम बिजली बनाते हैं और वहां से हम ट्रांसमिट करते हैं बहुत दूर दूर। ठीक है, यूपी से दिल्ली आ रही है बिजली, यूपी में बन रही है और दिल्ली में आ रही है, या एमपी में बन रही है दिल्ली में आ रही है बिजली। तो होता क्या है कि यहाँ से आप क्या करोगे, इसको लेकर के आओगे लोड तक। अब जब आप लोड तक लेके आओगे, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट हो, लॉसेस कम हो, इसके लिए ये जो ट्रांसमिशन किया जाता है ना, मान लो ये 1 kV पे जनरेट कर रहा है वोल्टेज आपका ऑल्टरनेटर, तो हम इसको क्या करेंगे, और ज्यादा हाई वोल्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट करेंगे। मतलब लोड तक पहुंचाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज यूज करते हैं, हाई वोल्टेज पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 66 kV हो गया या 6.6 kV हो गया या कुछ भी, हम इस तरह से हाई वोल्टेज यहाँ पर में पे हम इसको ट्रांसमिट करेंगे। उसका फायदा क्या होता है, और अगर आप वोल्टेज लेवल चेंज करना चाहते हो तो आपको ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन के लिए आपको ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। अब आप जब ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो यहाँ की सर्किट के इस तरफ की इंपीडेंस कुछ होगी, इस तरफ की इंपीडेंस कुछ होगी, और बीच में बहुत सारे ट्रांसफार्मर मिलेंगे। ऐसे ही हमारी कॉलोनीज में ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा। भाई ऐसे हमें स्टेप डाउन, हमें तो 230 चाहिए ना वोल्ट, ऐसा थोड़ी है कि तुम 66 केवी पे ट्रांसमिट कर दोगे तो हम 66 केवी को यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमें यस सर। हमें सिर्फ ट्रांसमिशन चाहिए हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अपने बेनिफिट्स होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमारे जो लाइन लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। और
एसी यूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि एसी को स्टेप अप डाउन करने के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, इजीली वो स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना इस सिस्टम की, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर ये एनालिसिस हम पर यूनिट में करते हैं तो इट विल बी वेरी मच ईजियर। ठीक है, तो इसलिए हम पर यूनिट सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब पर यूनिट सिस्टम क्या होता है और क्यों हम यूज कर रहे हैं, मेजर एडवांटेज उसकी क्या है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब पर यूनिट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जब आप परसेंटेज में, हमने पहले सर्किट में भी जब हमने बात करी, अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो हमने क्या करा, एक बेस वैल्यू नहीं लिया क्या, बेस मतलब एक फिक्स, एक रेफरेंस वैल्यू हमने लिया ना, कि 50 को 50 से डिवाइड किया इनटू 100, तो इसको 100% बोल दिया, या 50 को 50 से डिवाइड किया तो 1 पर यूनिट बोल दिया। तो एक बेस तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपने इस 25 वोल्ट को भी 50 से डिवाइड करा तब आपने 0.5 निकाला, 15 वोल्ट को भी 50 से डिवाइड करा तब आपने 0.3 निकाला, इसको भी आपने 50 से डिवाइड करा 0.2 निकाला। इसमें ये बताओ, ये क्लियर है कि जब भी आप ये निकालना चाहते हो कि कितना पार्ट कितने में डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, एक रेफरेंस पता होना चाहिए जिसकी मदद से सारे फ्रैक्शंस कैलकुलेट किए जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, नहीं सर, क्लियर नो है सर। क्लियर है ना ये चीज, वेरी गुड। तो अब इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो अब होता क्या है कि मान लो एक ही बैटरी है सर्किट में और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं या कुछ इस तरह का है, लेकिन एक दूसरा केस है जिसमें आपने दो बैटरी ले ली, तो रेफरेंस किसको लोगे, ये 50 वोल्ट की है, ये मान लो 100 वोल्ट की है, तो किसको रेफरेंस लोगे। ठीक है, तो रेफरेंस का क्या है कि रेफरेंस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, आप इसको भी रेफरेंस चूज कर सकते हो, आप इसको भी रेफरेंस चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। और आप ना आर्बिट्रेरी भी कुछ ले सकते हो रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस आपकी मर्जी का होगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के केस में हम कैसे चूज करते हैं, जनरली कैसे चूज करते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर दो साइड्स है, एक मान लीजिए ये एच वी साइड है और एक ये एल वी साइड है, या ऑपोजिट मान लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप मानना चाहो। फिलहाल के लिए तो हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, इन दोनों के लेवल अलग अलग होंगे। ठीक है ना, एच मतलब हाई वोल्टेज साइड और ये लो वोल्टेज साइड, दोनों के वोल्टेज लेवल अलग अलग होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी अकल लगाओ तो बता सकते हो कि पावर एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है। ठीक है, तो यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो फॉलो करेगा ही ना ट्रांसफार्मर भी। तो जितनी इनपुट है पावर उतनी ही आउटपुट पावर है, तो पावर जो होगी वो दोनों साइड सेम रहेगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एस जो है वो सेम रहेगा, अपरेंट पावर दोनों साइड सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज लेवल जो होंगे दोनों तरफ अलग अलग होंगे। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जब हम पर यूनिट सिस्टम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पर यूनिट सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं कि बेस कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो रेटेड वैल्यू है ट्रांसफार्मर की, आपको बताएगा ना कि इतनी पावर ट्रांसफर कर सकता है या इतना इसका रेटेड पावर है। ठीक है, तो उसी रेटेड पावर को, रेटेड वोल्ट एम्पियर को हम क्या मान लेते हैं, दोनों साइड बेस मान लेते हैं पावर के लिए। पावर के लिए हम इन दोनों को बेस मान, सेम ही बेस दोनों साइड हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक हमारी एच वी साइड होगी और एक हमारी एल वी साइड होगी। एच वी साइड में जो वोल्टेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज उस साइड पे अलग होगी ना, और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की जो रेटेड वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगी, और जिस साइड पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साइड पे हम उसकी जो रेटेड वोल्टेज है उसको हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी बेस वैल्यूज हो गई जिनके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे यहां पे ये बेस वैल्यूज हो गई जिनके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब रही बात, आपको तो ये भी चाहिए कि आई रेटेड कितना हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए जेड बेस भी चाहिए आपको। आपको यहाँ पर आप ये मानते हो ना, बेस जो है आपको करंट भी तो चाहिए होगा अगर आप पर यूनिट करंट निकालने चाहते हो।
या और भी कहीं पे यूज हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे। ऐसे ही आपको जेड बेस भी चाहिए। तो ये दोनों हम ना, ये इनके जो बेस है, आई बेस और जेड बेस, ये दोनों हम इनकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखो जरा, अगर आप एस क्या होता है, वी इंटू आई होता है, तो एस रेटेड किसके बराबर हो जाएगा, वी रेटेड इंटू में आई रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आई रेटेड निकालना है तो आई रेटेड कितना होगा, एस रेटेड अपॉन में वी रेटेड, और इसी को आप अपनी बेस वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इसको हमने एस बेस मान लिया, अलग से एस बेस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यही जो वैल्यू है ये हमारी बेस वैल्यू है, हमें पता है, तो हमने इसको ये बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो अलग से, मर्जी है तुम्हारी। और ऐसे ही अगर हमें जेड बेस चाहिए या जेड रेटेड चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एच वी साइड के लिए हो गया ना, अगर एच वी साइड के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ की वोल्टेज यूज करोगे और यहाँ का करंट यूज करोगे। ठीक है, एल वी साइड निकाल रहे हो तो एल वी साइड के लिए हम वैसे यूज कर लेंगे। अब जेड बेस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वी स्क्वायर बाय पावर। ठीक है, देखो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय जेड होता है ना। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अगर जेड बेस आप निकालना चाहते हो तो वी रेटेड, एच वी के लिए एच वी साइड का, और ये रेटेड, ये दोनों बेस वैल्यूज को हम डिवाइड करके जेड का बेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आई का बेस निकल जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है बच्चों तो मेरे को बताओ। देखो एस जो होता है वो वी इंटू आई होता है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और एस जो होता है वो बी स्क्वायर अपॉन जेड बी होता है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और उससे हमने जेड बेस और आई बेस निकाल लिया। सर हाँ, सर हमें रेटेड तो पता है क्या होता है, सर बेस क्या होता है? नहीं रेटेड को ही हम बेस यूज कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि आपने 50 को क्या माना है, यहाँ पे बेस माना है या रेफरेंस माना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपने बोला कि ये 100%। अगर मैं 100 वोल्ट को बेस लेकर के चलूँ या रेफरेंस लेके चलूँ तो ये तो 50% ही होगा ना, तो फिर यहाँ पे 25% हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा उस केस में। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको शुरुआत में, है नहीं, अभी आप फिलहाल थोड़ा उस ट्रैक पे सोच नहीं रहे हो, धीरे धीरे जैसे फैमिलियर हो जाओगे ना इससे, तो फिर उतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा ये। ठीक है, होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे थे, या कभी हमने पॉलिनोमियल्स की डिवीजन कभी सीखी थी, या कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब आता है ना, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है उसको समझने के लिए। एक बार में मल्टीप्लिकेशन बता के किसी को आई है क्या, या डिवीजन आई है, या पॉलिनोमियल की डिवीजन आई है, या फिर जो मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी को एक बार समझ करके आती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप बस आपको जो डाउट है, स्पेसिफिक डाउट मुझसे पूछो, और मैं ये इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब आप बोल रहे हो ना कि ये 50 वोल्ट 100% वोल्टेज है जो हमने लगा रखी है, तो वो कैलकुलेट कैसे किया है आपने 100%, इसका मतलब आपने सेम वैल्यू से इसको डिवाइड करा है और 100 से मल्टीप्लाई किया है, और तब आपने क्या बोला है, ये तो कट के 1 हो गया, 100% आ गया। तो आपने एक रेफरेंस चूज किया है ना 50, अगर आपने ये रेफरेंस 25 यूज किया होता तो ये 200% होता। तो 200% का, लेकिन तुम ये भले से 200% लोगे तो ये 100 आ जाएगा, फिर ये 60 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। लेकिन जब आप रेशियो निकालोगे ना, फ्रैक्शन निकालोगे, तब उतना ही जाएगा। आपने जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो डबल डबल करके लिख दी, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा, परसेंटेज तो उतना ही रहा ना। ये बात समझ में आई है जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। ठीक है, ये हमें बेस चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए या पर यूनिट निकालने के लिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए। हम तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बेस चाहिए, वो बेस हम ले रहे हैं। अब रेटेड क्या है और बेस में क्या अंतर है, नहीं, हमें बेस चाहिए था, बेस हम क्या करेंगे, कुछ तो चूज करेंगे ना। तो जो रेटेड वैल्यूज हैं ये दोनों रेटेड होती हैं, लिखी होती है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, बेस वैल्यूज बोल दिया। मतलब ये हम यूज करेंगे रेफरेंस के तौर पे, रेटेड को ही बेस मान रहे हैं या रेफरेंस मान रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी को मानना है, लेकिन हम ऐसा करते हैं जनरली प्रैक्टिस में।
अब अगर आपको आई पर यूनिट या जेड पर यूनिट निकालना होता तो उसके लिए भी तो बेसिस चाहिए, तो अगर बेस चाहिए तो उसके लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं बेसिस। इन दोनों, सिर्फ दो बेस अगर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं तो बचे हुए दो बेस जो होंगे वो आप इन्हीं दोनों की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे यहां पर आप जेड बेस निकाल सकते हो एलवी साइड का, वो क्या हो जाएगा बोलो, वी रेटेड स्क्वायर एलवी साइड का डिवाइडेड बाय एस रेटेड। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको देखो, अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना जो मैं बोल रहा हूं, अगर उस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हो और इसको भी देख, उसके साथ इसको देख रहे हो ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और ये फॉर्मूले टफ नहीं लगेंगे। ये फॉर्मूले एक्चुअल में है ही नहीं, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। ये फॉर्मूले कुछ नया फॉर्मूला है ही नहीं एक्चुअल में, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारे बेसिस होंगे। अगर हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट वैल्यूज। यस सर। तो देखो, जैसे हमने ट्रांसफार्मर लिया, अच्छा एक चीज इसमें और बतानी बाकी है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। आप एक चीज देखो जरा, हमारा जेड बेस जो एच वी साइड का कैलकुलेट हमने किया था वो क्या आ गया था, वी रेटेड एच वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस रेटेड। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब मेरे को ये बताओ बस सिंपल कि वी रेटेड और वी रेटेड एच वी साइड और एल वी साइड, अगर इन दोनों का रेशियो हम ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्न रेशियो मिल जाएगा। टर्न रेशियो क्या कर लिया हमने, एन एच वी डिवाइडेड बाय एन एल वी मान लिया। मतलब हाई वोल्टेज साइड के टर्न्स डिवाइडेड बाय एन वोल्टेज, लो वोल्टेज साइड के टर्न्स का रेशियो हमने ये मान लिया। तो बताओ ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी रेटेड एच वी को ए टाइम्स वी रेटेड एल वी लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर वी रेटेड एल वी डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस रेटेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इधर देखो तो वी रेटेड स्क्वायर एल वी डिवाइडेड बाय एस रेटेड, ये क्या हो गया, जेड बेस एच वी क्या हो गया, ये ए स्क्वायर, और ये जो चीज है ना ये एक्चुअली ये एल वी साइड का बेस है। ये देख लो बस एक बार। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो इसकी लेफ्ट साइड की जो इंपिडेंस है और राइट साइड की इंपिडेंस है, सेकेंडरी इंपिडेंस को प्राइमरी में हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं बिना टर्न रेशियो के मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आपने R2 लिया और R2 इधर जाके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर R2 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए स्क्वायर R2 हो जाएगा ये। अब जब आप इसको पर यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको ए स्क्वायर जेड बेस, मतलब आपने इसको, अगर आपने इसको पर यूनिट में रिप्रेजेंट किया होता तो ये क्या होता, R2 डिवाइडेड बाय जेड बेस, एल वी साइड हो जाता ना ये। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होती। जब हम इसको रेफर करेंगे तो आपका जेड बेस एल वी जो है ना ये भी स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और R2 जो है वो भी स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, कट पिट करके ये सेम ही आएगा। देखो जो चीज यहाँ पर है ये R2 अपॉन में जेड बेस एल वी, वो वही तो यहाँ पर है। दोनों क्या हुआ, ए स्क्वायर टाइम्स हो गए। मतलब होता क्या है कि जो जब आप सेकेंडरी की इंपिडेंस को प्राइमरी साइड रेफर करते हो ना, तो हमने देखा है कि अगर R2 होता है तो वो ए स्क्वायर R2 हो जाएगा। R2 जो है वो ए स्क्वायर R2 हो जाएगा अगर आपने प्राइमरी में रेफर किया है।
ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, जो आपने बेस लिया था ना वो भी तो ए स्क्वायर टाइम्स हो गया ना इधर। ठीक है, और पर यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बच्चों? परसेंटेज में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है किसी भी चीज की? मान लो जैसे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे हमने पहली स्लाइड में परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो भी वैल्यू है उसको बेस से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है पर यूनिट, तो आप क्या करोगे, उसकी बेस वैल्यू से उसको डिवाइड कर दोगे। इंपिडेंस की बेस वैल्यू से, वोल्टेज की बेस वैल्यू या उसकी रेट पावर की रेटेड वैल्यू से मत डिवाइड कर देना इसको। इसको इंपिडेंस है ना ये, तो इंपिडेंस की रेटेड वैल्यू से हमने या बेस वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देखो कि जब दोनों ही चीजें, ये भी ए स्क्वायर टाइम्स हो गई इधर, और जेड बेस भी ए स्क्वायर टाइम्स हो गया, तो दोनों कट पिट जाएंगे तो रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो जो रेशियो यहां था वही रेशियो यहां है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए हम बोल रहे थे कि दोनों साइड में क्या होगा, इंपिडेंस क्या रहती है, पर यूनिट इंपिडेंस क्या रहती है, दोनों साइड सेम रहती है। चाहे इधर से उठा के इधर रख दो, इधर से उठा के इधर रख दो, बिना वैल्यू चेंज करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, जो R2 और X2 थे वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए पर यूनिट में, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, अभी अभी फिलहाल के लिए हमने जो ये जो यहाँ पे ब्रांच थी ना, ये ब्रांच अभी हमने फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर दी है। ठीक है, अब आप देखो मैं सिर्फ इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इस ब्रांच को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इनको इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं R1 पर यूनिट प्लस R2 पर यूनिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये हमने इसको R इक्विवेलेंट लिख दिया पर यूनिट, या सीधे R इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, पर यूनिट है इसका मतलब, या फिर RPU लिख दिया हमने इसको। ठीक है, R इक्विवेलेंट पर यूनिट को हमने RPU लिख दिया, टोटल सब कुछ मिलाकर के। ये क्या है, ये आपका R इक्विवेलेंट है। ऐसे ही X1 पर यूनिट प्लस X2 पर यूनिट जो है, हमने इसको क्या कर दिया, मिला करके XPU लिख दिया। इसका मतलब क्या है, सारी की सारी लीकेज जो भी थी उसको क्लब करके हमने इकट्ठा लिख दिया XPU, और इन दोनों को मिला करके हमने लिख दिया RPU। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते थे तो हम कैसे कैलकुलेट करते, जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, Z बेस से डिवाइड कर देना है, और Z बेस से डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको पर यूनिट में रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब इस Z बेस को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में लिख देता हूं, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ये क्लियर है कि ये जो हमारा RPU होगा ये होगा। ठीक है, अब Z बेस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ V रेटेड अपॉन में I रेटेड। क्यों? क्योंकि V अपॉन में I क्या हो जाता है, Z हो जाता है। या दूसरा तरीका क्या है, V रेटेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय I S रेटेड। दोनों ही तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ Z बेस को। और अगर मैं दोनों को एक एक बार यहाँ पे रखूं तो मेरे पास दो फॉर्मूले आते हैं, जिनको आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताना। RPU, जब मैं V रेटेड अपॉन में I रेटेड यहाँ पर लिखूंगा तो I रेटेड ऊपर चला जाएगा, तो I रेटेड इंटू में R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V रेटेड। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही हमारा, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, Z बेस पता है, तो डिवाइड करके निकालेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी तो हो गया, ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बता रहा है, I रेटेड इंटू R इक्विवेलेंट, ये एक्चुअल में ड्रॉप नहीं हो गया क्या इसके अक्रॉस, जो हमने इसको R इक्विवेलेंट और इसको X इक्विवेलेंट माना है ना, ओम्स में है ये वैल्यूज अभी। ठीक है, तो हमने जो R इक्विवेलेंट माना है इनटू में I रेटेड जब तुम मानोगे, तो ये तुम्हारा क्या है, इस रेजिस्टेंस में, या कॉपर लॉस, कॉपर जो लॉस का जो ड्रॉप है यहाँ पे, कॉपर रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है, ये वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बोलो। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना, देखो फुल लोड पे इतना करंट फ्लो करेगा ना, रेटेड करंट फ्लो करे कब करेगा, जब फुल लोड होगा। ठीक है, ना तो फ्रैक्शन लोड हो, ना ही फुल लोड से ज्यादा लोड हो। जब फुल लोड होगा उस टाइम पे इतना करंट फ्लो करेगा, और उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा R इक्विवेलेंट के टाइम पे, के यहाँ पे, ठीक है ना, वो कितना होगा, I इंटू R के बराबर होगा। तो ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फुल लोड
इसको आई रेटेड इंटू आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। आई रेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, फुल लोड करंट, रेटेड करंट। तो यहाँ पे फुल लोड जब जिस समय फ्लो कर रहा होगा करंट, तो कितना ड्रॉप होगा, ये जो न्यूमरेटर है ना ओम्स में आप ये आपको वैल्यू बता रहा है कि कितना ड्रॉप होगा। लेकिन जब आप उसको वी रेटेड आई आर, ये वोल्टेज ही तो है, ड्रॉप ही तो है, ड्रॉप को वोल्टेज से, रेटेड वोल्टेज से यानी बेस वोल्टेज से आपने डिवाइड कर दिया, तो सेम चीज मिलेगी आपको, क्या, जो पहले मिल रही थी, लेकिन अब वो आपको पर यूनिट में मिलेगी यहाँ पे। तो फुल लोड ओमिक ड्रॉप हो जाएगा वाइंडिंग में, कॉपर जो आपने वायर लिया है बांध रखा है उसके ऊपर, उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस पर यूनिट में, ठीक है, ये कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर अगर हम देखो, ये वी स्क्वायर बाय एस लिख लो या फिर एस बाय आई स्क्वायर लिख लो, बात ही की है, ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ना मैंने गलत लिख दिया, ये आई के लिए होता है ना, जेड के लिए नहीं है, ये आई के लिए है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। तो ये बेस जो होगा या तो एस रेटेड अपॉन में आई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है ना, और आई स्क्वायर जेड किसके बराबर होगा, एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जेड किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन में आई स्क्वायर। तो बेस निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो उस, तो आर इक्विवेलेंट तो यहाँ पे है ही है, तो वो हमारा यहाँ पर है ही है, लेकिन जेड बेस को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था दूसरा मेथड। तो हमने ये लिखा तो ये मिल जाएगा हमें। अब आई स्क्वायर आर का मतलब होता है कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना लॉस होगा, रेटेड करंट जब इसमें फ्लो करेगा, ये आपको बताएगा पावर वॉट्स में कि कितना लॉस हो गया आपका कॉपर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अब एस रेटेड से क्योंकि आपने डिवाइड कर रखा है किसी पावर को, तो वो आपको पर यूनिट में पावर बताएगा, यानी फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट, ये आपको बताएगा। तो सेम चीज है जो हमने ऊपर लिखा है, फुल लोड कॉपर लॉस इन वाइंडिंग, और ये क्या हो गया, फुल लोड कॉपर लॉस इन वाइंडिंग, लेकिन ये पर यूनिट में आपका, ये जो चीज है ये पर यूनिट में, क्योंकि डिवाइड करके बता रहे हैं। तो ग्रीन जो है वो पूरे को सर्कल कर रहा है, यानी कि पूरा रेशियो को पर यूनिट में बता रहे हैं, और न्यूमरेटर को वॉट्स में बता रहे हैं कितना लॉस होगा, ठीक है। तो निकालने के तरीके आपके पास 3 है, ठीक है, और तीनों से निकल के तो आर पर यूनिट ही आएगा। और मान लो आर पर यूनिट जो है वो उसकी जो जनरली जो वैल्यू रहती है 0.1 के आसपास रहती है इसकी, ठीक है। अगर 0.1 के आसपास इसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते क्या कि ये 10% के इक्विवेलेंट, ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू जो होती है ना 0.1 नहीं 0.01 होती है, के आसपास होती है, ठीक है। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1% के करीब आएगा। मतलब कहने का ये है कि हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ड्रॉ किए थे ना, तो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है ना, मैंने ड्रॉ किया था ना अभी, हाँ। तो ट्रांसफार्मर में जो ये जो आपका कॉपर रेजिस्टेंस है ना, जितनी वोल्टेज आप लगाते हो लगभग लगभग 1% के करीब तो इसमें चली जाती है आपकी वोल्टेज। ये समझ में आ रहा है, 0.01 पर यूनिट का मतलब ये है कि 1% कहाँ चला जाता है, वो इसमें चला जाता है। साथ ही साथ अगर लॉसेस की टर्म्स में हम बात करें कि जितना हम पावर दे रहे हैं ना, उसका 1% पावर जो है वो इसमें लॉसेस में निकल जाएगी लगभग। अब आप इसको और बेटर डिजाइन कर सकते हो, 0.001 कर सकते हो, या 0.009 कर दिया या आपने, तो फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा और, ठीक है। तो हम तो एक एवरेज बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको बता रहे हैं कि 1% जो होगा वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा लगभग लगभग। ये समझ में आया। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि लीकेज कितना होगा पर यूनिट, ये सब कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। तो हम अगर x पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x इक्विवेलेंट आप निकालो और उसको जेड बेस से डिवाइड कर दो, ठीक है, और जेड बेस से डिवाइड कर दो, और ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगेन जेड बेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो ना, तो ये लगभग 0.1 के आसपास आता है, ठीक है, मतलब 10% वोल्टेज जो होगी वो इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो जरा एक बार, इसके भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं
क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आई रेटेड इंटू एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वी रेटेड, ठीक है। और इसका तीसरा फॉर्मूला जो होगा वो जेड बेस के जो दूसरा, यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं ना जेड बेस के, दूसरा फॉर्मूला रख करके निकल जाएगा। और वो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा आई रेटेड का स्क्वायर एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वी रेटेड, ठीक है। सॉरी ऐसे ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, किसमें, लीकेज में, कितना पावर लॉस हो रहा है लीकेज में, ठीक है। और ये आपकी रेटेड पावर हो गई, तो ये पर यूनिट में बता देगा आपको लीकेज लॉस, और ये पर यूनिट में बता देगा लीकेज ड्रॉप, ठीक है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बता रही है और पूरा रेशियो क्या बता रहा है, आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ करोगे। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, यानी आर पी यू प्लस जे एक्स पी यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड पी यू हो जाएगा आपका। तो सेम चीज हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब आप क्या करो, इक्विवेलेंट इंपिडेंस ले लो, पूरी पूरी इंपिडेंस जो आपकी लीकेज और कॉपर लॉस में जा रही है, ठीक है ना। और इसका पर यूनिट आप निकाल सकते हो, वो कैसे निकल के आएगा, इसको जेड बेस से आप डिवाइड, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारा। अगेन जेड बेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं, तो जेड पी यू के फिर से दो फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही, आई रेटेड टाइम्स जेड इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वी रेटेड। और तीसरा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जेड पी यू इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपको फुल लोड पे पर यूनिट में बता सकता है, फुल लोड पे, ठीक है, कितना इंपिडेंस में अपरेंट पावर का लॉस होगा, ठीक है, वो आपको बता सकता है। ये आपको अपरेंट पावर बता रहा है जो हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसकी इंपिडेंस का, ट्रांसफार्मर की इंपिडेंस का, ठीक है। फुल लोड ड्रॉप बता रहा है, और ये पर यूनिट में ड्रॉप बता रहा है, पूरा जो रेशियो है। इसको एक बार आप रिवाइज करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। एक्चुअली मुझे लगा था कि वोल्टेज रेगुलेशन भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये तो छोटी सी चीज है, ये तो 10-15 मिनट में हो जानी चाहिए थी। एनीवेज, मैं कुछ वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी बहुत सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज इंपिडेंस होती है ना ट्रांसफार्मर में, इसको आर पर यूनिट एक्स पर यूनिट मान लो, कंबाइन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ये आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा फिर इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमने क्या मान लिया, ये ब्रांच है, इसको यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आर सी कोर लॉस में जो कंपोनेंट है रेजिस्टेंस का, और ये हमारा एक्स फाई है। तो इनकी वैल्यूज हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ये कितना कितना ड्रॉप या लॉसेस करवाते हैं, ठीक है। तो आर पर यूनिट जो होता है वो आपका नियरली इक्वल्स टू 0.01 होता है, एक्स पर यूनिट जो होगा वो आपका नियरली इक्वल्स टू 0.1 होगा, ठीक है। अब अगर आरसी की हम बात करें और आप जेड बेस वही ले रहे हो, तो आपको ये नियरली 100 पीयू मिल जाएगा। ऐसी एक्स फाई जो होगा वो आपको नियरली 20 to 25 पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। ये इनकी जनरली वैल्यूज हैं, मतलब आप ध्यान रख सकते हो इतना, ठीक है। तो आरसी की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, और ये आपका 25 पर यूनिट हो गया एक्स फाई, ठीक है। अब देखो आरसी की वैल्यू इतनी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जेड बेस जो आपने माना है उससे कई गुना ज्यादा है, और उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट है वो बहुत कम जाएगा। सिमिलरली ये जो है ये भी 25 टाइम्स है बेस का, तो यहाँ पे भी करंट जो होगा वो कम जाएगा, लेकिन आईसी जो करंट है उससे लगभग लगभग 4 गुना करंट जो है वो यहाँ पर एक्स फाई में जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब फेजर ड्रॉ करा था यहाँ पे फाई आया था, यहाँ पे E1 E2 आए थे हमारे, ठीक है। और आई नॉट जो था या आई
ये जो करंट था हमारे पास, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया था। अब अगर आप देखो तो इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो I5 है, और IC जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है। और इस करंट का, टोटल करंट का, ये जो करंट है ये बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो मेन करंट बहुत ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, ये I0 जो होगा वो छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये काफी छोटा होता है इसका मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू मेन करंट। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एल्स मेरी क्लास है बिल्कुल अभी 120 पे, मुझे भी वो शुरू करनी है। तो नेक्स्ट क्लास, सर एक बार हाँ एक्चुअली सर एक बार लास्ट वाला पेज दिखाना। हाँ ठीक है, बोलो। सर हाँ, सर इस पीओ का एडवांटेज क्या होता है पर यूनिट का, सिस्टम का? यस सर। पर यूनिट सिस्टम का एडवांटेज ये है कि हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है कि कहाँ पे क्या कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना परसेंट कहाँ जा रहा है, कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, क्या ये सब चीजें आसानी होती है। तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर अगर आपको गिवन है या कोई भी डिवाइस आपको गिवन है और अगर आप उसमें पर यूनिट वैल्यूज निकाल लेते हैं तो एनालिसिस भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं पे भी रेफर करोगे आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर यूनिट में कैलकुलेट कर लो और वापस में अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, जैसे अगर वापस आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो आपने एनालिसिस पूरा इसमें कर लिया ना। मान लो किसी भी चीज का कोई क्वांटिटी है x, या छोड़ो y कोई इनटू क्वांटिटी, बेस सर। हाँ, तो उसको अगर आपने पर यूनिट में थी वो, अगर आपने उसको उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वो एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आप पूरा एनालिसिस बेस सॉरी पर यूनिट में कर लो जो भी एनालिसिस करना है, और बाद में जब आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए होंगी उन सबको उनकी बेस वैल्यू से जो आपने लिख रखी होंगी शुरू में 3-4 वैल्यूज, उनसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आपको एक्चुअल वैल्यूज भी मिल जाएंगी इजीली, ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा।